हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल पुरोहित और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों ने इसका लेक्चर देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। उसके अंदर 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। पहले असाइनमेंट तुम खुद से ट्राई करोगे और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं वो तुम इसके पीडीएफ सोल्यूशन से या फिर वीडियो सोल्यूशन से जैसे तुम्हें ठीक लगे देख सकते हो। ठीक है, पर डायरेक्टली इसको नहीं देखोगे कि मतलब क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देख लिया, नहीं, पहले उसको खुद से ट्राई करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे अच्छी लर्निंग नहीं होगी। और कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय सेल्फ होना। खुद से जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने क्या है। इसका पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ थोरियम एंड हीलियम। देन एक तुम्हारे पास यूरेनियम है, वो क्या हो गया, डीके हो गया किसके अंदर, थोरियम एंड हीलियम। थोरियम में चला गया और हेलियम में चला गया। ये रेस्ट पे है लिखा हुआ है। ठीक है, यूरेनियम तुम्हारा रेस्ट पे है। ठीक है, ये जब रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें निकल जाएगी और आधी बाकी की जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी ये लेके चला जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन रहना जरूरी है। ठीक है, कि जो हीलियम का तुम्हारा मोमेंटम होगा वही मोमेंटम तुम्हारा क्या होगा, थोरियम का होगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा पर एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो बात, दोनों में से लाइट कौन होगा, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है, जो लाइट पार्टिकल होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, जो हैवी पार्टिकल होगा वो कम काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। ठीक है, मोमेंटम दोनों का इक्वल होगा। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होगी। कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, थोरियम की होगी। मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे कर दो रिप्लाई इस क्वेश्चन का। देखो आंसर क्या होगा, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस। गलत बात। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस। गलत बात। मोमेंटम इक्वल ही होगा। The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus. गलत। The helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. Yes. ठीक है, मोमेंटम इक्वल और काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे देख लो मोमेंटम इक्वल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी स्क्वायर बाई 2m, इसकी पी स्क्वायर बाई 2m। इसका मास ज्यादा तो ये वाली टर्म कम, इसका मास कम तो ये वाली टर्म ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास क्या है, 6C12 absorb an energetic neutron and emits beta particle. The resulting nucleus is, तुम्हारे पास क्या है, 6C12 है, absorb an energetic neutron, इसको न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करा दो। एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता ही नहीं है और मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया और इमिट क्या कर दिया, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल लिखो कैसे होगा, देखो जहां पे बीटा पार्टिकल लिखा है ना वो बीटा नेगेटिव डिके होता है, तो -1 E0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो 6 था, ये -1 आ गया, इधर 7 होना पड़ेगा अब इसको, है ना, 7 होगा ना, तब ये क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। तो ये 12 और 1 13, इधर 0 तो इधर कितना देगा 13। 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन, तो 7N13 क्या आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कार्बन था, एब्जॉर्ब कर लिया एक एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, तो एक किस में टूट जाएगा, क्या इमिट कर देगा, एक बीटा पार्टिकल और 7 नाइट्रोजन 13 निकल जाएगा। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो साथ में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो क्या आएगा, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर तुम्हारे पास होता है, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर होता है, वो किस बेसिस पे काम करता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे काम करता है। अगर मैं बात करूं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे काम कौन करता है, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे काम करता है तुम्हारा एटम बम। कौन काम करता है, एटम बम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ 3Li7 न्यूक्लियस इज 0.042 U less than the sum of masses of all its nucleons. The binding energy per nucleon of 3Li7 nucleus is nearly. The mass of 3Li7 nucleus is 0.02042 U less than the sum of the masses of all its nucleons. ठीक है, the binding energy per nucleon, ये तुम्हें क्या दिया गया है, मास डिफेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, मास डिफेक्ट।
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3Li7 न्यूक्लियस इज नियरली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो क्या करो, बाइंडिंग एनर्जी निकालो डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, मास इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग, डेल एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस पी, या डिवाइड बाय ए कर दो। डेल एम है तुम्हारा कितना है 0.042, और जो 1U होता है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है 931.5, तो कितना आ जाएगा 931.5 MeV। तुम्हें एनर्जी कितनी मिल रही है, जो दिया गया है मास उतना इंटू 931.5 MeV। वैल्यू पुट करो ए की 0.042 इंटू 931.5 डिवाइड बाय ए कितना है इसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 7, तो इसको सॉल्यूशन करो, अब कितना आएगा 0.042 इंटू 931.5 डिवाइड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 5.6, ये आ गया तुम्हारे पास 5.6 MeV। जो मास डिफेक्ट था उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस पूछ लिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ गया 5.6, ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 mg per second, द पावर जनरेटेड इन किलोवाट इज, देखो पावर क्या होता है तुम्हारे पास, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्या होता है mg² बाय टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर क्या होता है कि एनर्जी के अंदर टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो d ऑफ dt, e को क्या लिख सकते हो mc², c क्या है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा dm बाय dt, ये मास में किस स्पीड से चेंज हो रहा है, c² का c² रह गया 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर, dm बाय dt क्या है, मास में चेंज किस स्पीड से हो रहा है, ये रहा, ये dm बाय dt है, मास की यूनिट ये टाइम की यूनिट, तो 1 mg/s इंटू 1 m मतलब मिली 10 की पावर -3, ग्राम को केजी में लेके जाओगे तो फिर -3, करो सोल्व, 3 3 9 इंटू 10 टू पावर ये क्या आएगा 16 इंटू 10 टू पावर -6 क्या आ गया 10 टू पावर 10 इंटू 9, ये तुम्हारे पास क्या है वोट है, क्या है वोट, तुम्हें क्या चाहिए किलोवाट, 3 पावर और घटा दो, क्यों, क्योंकि किलो में क्या होते हैं 10 टू पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 7 किलोवाट। ओके, किलोवाट आएगा क्या, किलोवाट ही आएगा, ठीक है, KW आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, फिफ्थ के अंदर आंसर क्या होगा तुम्हारे पास बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, इफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं ऑफ मास दिस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस विल बी, निकालो, और एक MU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है 931.5 MeV होती है, ये 931 MeV होती है, चाहे याद तुम्हें ये कैलकुलेट भी करवाया हुआ है चैप्टर के अंदर, और यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो बनाओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना के हीलियम बनाओ, प्रोटॉन क्या होता है 1 P1 प्लस 0 N1 क्या बन जाएगा 2 He4 बनाना है तो 2 ये लेने पड़ेंगे, 2 ये लेने पड़ेंगे, तो 2 2 4 ये हो गया, यहाँ से 2 निकल गया, 2 He4 आ गया, ठीक है। और बताओ, ऐसे ही है, इसका मास कितना है प्रोटॉन का 1.0087, इसका मास कितना है 1.0073, इसका मास कितना है 4.0015 AMU, ऐसे मास चल रहा है, ठीक है, निकाल दो बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास निकालोगे उससे निकल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी मास ऑफ कैलकुलेशनल माइनस मास ऑफ एक्चुअल इनटू जो मास डिफरेंस आ गया उससे किसका मल्टीप्लाई करना है, यू में डिफरेंस आएगा ना तो 931.5 MeV, 0.5 लिखो तो लिखो वरना कोई जरूरी नहीं है, ये कैलकुलेट करो 2 इंटू 1.0085, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस में क्या है 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन का मास ऐड कर लिया, 2 न्यूट्रॉन का कर लिया, माइनस इसका जो एक्चुअल है वो वाला घटा दिया, मास डिफरेंस आ जाएगा, उससे हम 231.5 MeV से मल्टीप्लाई कर देंगे, करो इसको, ये कैलकुलेशन करो, 2 इंटू 1.0087 प्लस 2 इंटू 1.0073
-4.0015, 0.0305, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 931 से, ये आ गया 28.4। 28.4 आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास? ऑप्शन नंबर ए आ गया। 6 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1s2 इज दिस per nucleon and alpha particle 2He4 has binding energy of this per nucleon. Then in the fusion reaction 1s2 2He4 plus Q, the energy of Q is released. The energy Q released is, सबसे पहले इक्वेशन लिख दो और उसके नीचे बाइंडिंग एनर्जी लिख दो। 1H2 कन्वर्ट होके बना दिया तुम्हारा 2He4 प्लस का Q वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी लिखो 1H2 की, ये है पर न्यूक्लियन में, अपने को चाहिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियन कितने है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2.224। इसकी भी कितनी है 2.224। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है पर न्यूक्लियन कितनी है? न्यूक्लियन 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 7.047 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 28.188। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यू चाहिए। क्यू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इस वाली बाइंडिंग एनर्जी से ये वाली दोनों घटा दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? क्यू वैल्यू आ जाएगी। निकाल दे क्यू वैल्यू, निकाल दो तो 28.188, या फिर क्या करते, इसका मास प्लस इसका मास माइनस इसका मास, अगर मास में दी होती ना चीजें, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है? इसका मास माइनस जो तुम्हारा न्यूक्लियस बन गया उसका मास, उसको सी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारी क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आएगी। पर क्यू क्या होता है? उल्टा कर दो, रिएक्शन को उल्टी लिख दो अगर बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये देखो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जा रहा है तो स्टेबल हो जाएगा, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। वो एनर्जी कितनी होगी? जो आपका फाइनल में एंटिटी बन रही है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या आता है? बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। तो 28.188 माइनस 2.224 इंटू 2, क्योंकि 2 है ना ये, इसलिए कैलकुलेट कर दो। 28.188 माइनस 2 टाइम्स 2.224, आंसर आ गया 23.74 MeV। कहाँ मैच हो रहा है ये? यहाँ मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। किसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है? सी के लिए, Fe के लिए, बताया था ना, Fe56 के लिए तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 8.8 MeV या 8.75 MeV। ठीक है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास क्या है? 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए 2He4 एटम विद रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ, देखो ये तुम्हारी कौन सी इक्वेशन है? ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन देखनी हो तो थ्योरी लेक्चर में जाके देख सकते हो, लास्ट के अंदर जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा है कि सन के ऊपर रिएक्शंस कैसे होती है, वो वाला ये। और इसके अंदर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी तुम्हें याद है? तो 26.7 MeV रिलीज हो रही थी। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें सब दिया हुआ आएगा कि ये इक्वेशन है, इसके अंदर तुम्हें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर भी तुम ये याद रख सकते हो कि जो यूरेनियम होता है, जब वो फ्यूजन होता है तो तुम्हें एक एटम से मिलती है 200 MeV एनर्जी, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है उसके अंदर तुम्हें मिलती है 26.7 MeV, जब 4 एटम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं और 2He4 बनाते हैं। ठीक है, डिटेल चीजें चाहिए इसकी तो तुम जाके उस लेक्चर के लास्ट में देख सकते हो, सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकंड लेक्चर के सबसे लास्ट में टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ R1 and R2 are the nuclei of the atomic radius of the atomic nuclei of mass number 64 and 125 respectively, then the ratio of R1 by R2। देखो R1 by R2 चाहिए तुम्हें। R होता क्या है? R0 A to power 1/3, R1 को लिख दो, R0 A क्या है R1 के लिए? 64 इसकी पावर 1/3 और इसकी R0 125 इसकी पावर 1/3, R0 से R0 गया, क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 आ गया। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? R1 by R2 4/5 आ गया। ये रहा तुम्हारे पास 4/5।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10th के अंदर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू फ्यूजन रिएक्शन। ये तुम्हें क्या बताया था, जब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगा, ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, कूलाम रिपल्सन है। कूलाम क्या है, रिपल्सन है। तो उसको पार करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होनी चाहिए। उस काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, कूलाम रिपल्सन के करस्पॉन्डिंग, कूलाम बैरियर के करस्पॉन्डिंग तुम जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो वो तुम्हारा 10⁸ या 10⁹ केल्विन इस ऑर्डर का आता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट इन अल्फा पार्टिकल इफ द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 MeV द एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फा पार्टिकल विल बी। देखो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है तुम्हारे पास, इमिट हो गया, अल्फा मिल गया और प्लस तुम्हें क्या मिल गया, इधर डॉटर न्यूक्ली मिल गया, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल होगा और जो एक जो डॉटर न्यूक्ली होगा, ये दोनों क्या करेंगे, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। ये क्या है, पेरेंट न्यूक्ली है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तुम्हारे पास, इसकी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी होगी, ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मूव करेगा तो Q इंटू A-4। यहाँ पे ए क्या है, मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्ली, A-4/A, ये कितना है, 4/A, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी डॉटर न्यूक्ली की, और अल्फा पार्टिकल की कितनी होगी, इतनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लो, A-4, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 - 4 डिवाइड बाय 220 इंटू वैल्यू ऑफ Q क्या है, 5.5 MeV। कितना है, 5.5 MeV। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 220 - 4 डिवाइड बाय 220 इंटू 5.5, ये आ गया तुम्हारे पास 5.4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, 5.4 MeV हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू न्यूक्ली A and B fuse to produce a nucleus C, releasing a amount of energy del E in the process. If the mass defect of the three nuclei are del A, del M, del B, del C respectively, then which of the following relationship hold? Here C is the speed of light। देखो A और B फ्यूज हो गए, फ्यूज करके क्या बना दिया, C बना दिया। मास डिफेक्ट इतना इतना है, तो बाइंडिंग एनर्जी लिख दो। इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल एम ए इंटू सी स्क्वायर, इसकी डेल एम बी बाई सी स्क्वायर, इसकी डेल एम सी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है, एनर्जी रिलीज होने वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड। एनर्जी डेल ई लिखा है, क्यों नहीं लिखा, डेल ई लिखा है, तो डेल ई कितना रिलीज होता है, बताया था ना कैसे लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लास्ट वाले से शुरू हो जाओ और उससे दोनों घटा दो, स्टार्ट वाली डॉटर वाले से पेरेंट वाले घटा दो, क्योंकि एनर्जी का रिलीज होगी जब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम सी सी स्क्वायर माइनस डेल एम ए सी स्क्वायर माइनस डेल एम बी सी स्क्वायर। तो इसमें से सी स्क्वायर का इधर डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, डेल ई बाय सी स्क्वायर और इजिकल टू डेल एम ऑफ सी माइनस डेल एम ऑफ ए माइनस डेल एम ऑफ बी। या फिर और कहना चाहो तो इनको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, ये डेल एम ए प्लस डेल एम बी इजिकल टू डेल एम सी माइनस डेल सी बाय डेल ई बाय सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा है तुम्हारा, ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेडियोएक्टिव सैंपल S1 हैज एक्टिविटी A1 has the twice number of nuclei as another sample S2 of activity A2। ठीक है, देखो एक्टिविटी होता क्या है, एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या रिलेशन है, A इक्वल टू होता है लैम्डा है, होता है ना, तो लिखो A1 इक्वल टू क्या है, लैम्डा N1 है, और कुछ तो तुम्हें दिया गया नहीं है। सैंपल S1 having the activity A1 has twice the number of nuclei as another sample S2 of activity S2। S2 है, उसकी एक्टिविटी A2 है, और उसका हमने मान लिया, इसका जो तुम्हारे पास डीके कांस्टेंट होगा ये लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 मान लो, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्ली कितने हैं, N2 है। और इसमें क्या बोला है उसके बाद देखो, ए रेडियोएक्टिव सैंपल S1 हैविंग द एक्टिविटी A1 हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्ली एज अनदर सैंपल S2 ऑफ एक्टिविटी A2। कि जो A1 एक्टिविटी है ना, A1 एक्टिविटी वाला जो तुम्हारा सैंपल है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो
सेकंड से क्या है 2 टाइम्स है, मतलब n1 इजिकल टू कितना है 2n2 है। उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ a2 इज टू a1, नई कंडीशन तुम्हें दे दी, a2 इजिकल टू 2a1, देन द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ s1 टू द हाफ लाइफ ऑफ s2। हाफ लाइफ क्या होता है तुम्हारा, t हाफ इजिकल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, या मैं कह दूं ln2 बाय लैम्डा। तो तुम्हें जब t हाफ का रिलेशन चाहिए, t हाफ 1 बाय t हाफ 2, इसका रेशियो चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे लैम्डा आएगा तो लैम्डा 1 इधर चला जाएगा, लैम्डा 2 इधर चला जाएगा, मतलब तुम्हें रेशियो किसका चाहिए, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 का रेशियो चाहिए। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशियो निकालो, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी a1 बाय n1, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी a2 बाय n2, a2 बाय n2, a2 बाय n2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है a1 बाय n1, a1 बाय n1, ठीक है। पुट करो वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है 2a1, 2a1 डिवाइड बाय a1 इंटू n1 बाय n2, n1 कितना है तुम्हारे पास 2n2, और n1 n2 कितना है n2 है ही, काट दो, a1 से a1 गया, n2 से n2 गया, क्या आ गया 2 2 जा 4। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आया 4 आया, मतलब हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आई, दोनों का अगर कंपेयर करा जाए टी हाफ 1 का और टी हाफ सेकंड का, तो कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया 14 के अंदर तुम्हारे पास ए आ गया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड्स कंट्रोल रोड्स आर यूज टू, कैडमियम रोड्स कह दो या कंट्रोल रोड्स कह दो, क्यों यूज की जाती है, दे आर यूज टू, स्लो डाउन के लिए तो मॉडरेटर यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब क्या करवाने हैं ऑल न्यूट्रॉन करवाने हैं, नहीं फिर तो रिएक्शन बंद ही हो जाएगी, एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉन करवाने, स्पीड अप न्यूट्रॉन नहीं करना, स्लो डाउन नहीं करना, एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन, कैडमियम यू बोल दो या फिर बोरॉन बोल दो या फिर कंट्रोल रोड्स बोल दो, कंट्रोल रोड्स बोल दो, व्हाई वी यूज देम टू एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स, ताकि ये तुम्हारी कंट्रोल रिएक्शंस बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, फ्यूजन कैसे पॉसिबल होता है, याद करो बाइंडिंग एनर्जी करो, ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, कम थी, जो हायर मास वाले, जो हायर मास वाले जो तुम्हारे न्यूक्ली थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, कम थी, तो ये क्या करते हैं टूटते हैं, टूट के इधर आ जाते हैं, इधर क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है, ठीक है। तो फ्यूजन क्यों हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, कम थी, किसकी, हायर हायर एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लियस की, न्यूक्लियंस की, न्यूक्लियस की, ठीक है। और फ्यूजन क्यों होता, ये फ्यूजन वाला आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल क्यों हुआ, फ्यूजन पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम डिक्रीज विद मास नंबर इन लो मास नंबर इंक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर डिक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। इसमें देखो कहां है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हुई थी, ये यहां पे गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम ही लिख दिए, देखो इसके अंदर हिंदी वाला चेकआउट करो, अधिक द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या की दर घटती है, जो तुम्हारी ये बड़ी द्रव्यमान संख्या है ना, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, इनको में बढ़ाना है, तो क्या करेंगे ये तुम्हारे न्यूक्लियस क्या करेंगे स्प्लिट हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो डिक्रीज विद मास नंबर एट हायर मास नंबर, यहां पे लिख देना हाई मास नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बात करी जाए फ्यूजन क्यों होता, क्योंकि लो मास नंबर के अंदर क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो अगर ये क्या हो जाए फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो अगर फ्यूजन वाला होता, फ्यूजन होता यहाँ पे, तो तुम क्या लिखते ऐसे लिखोगे डिक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। अगर फ्यूजन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाता, फ्यूजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 में तुम्हारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन यूरेनियम 235 इज bombarded with 1 neutron the fission occurs and the products are 3 neutron plus 36 krypton 94 and यूरेनियम 235 है,
एटॉमिक नंबर 92 होता है, इसके साथ बॉम्बार्ड कर दिया तुमने 1 न्यूट्रॉन कर दिया भाई, क्या मिल गया 3 न्यूट्रॉन मिल गए, तो 0 and 1 3 न्यूट्रॉन मिल गए, एक क्रिप्टॉन मिल गया 36, क्रिप्टॉन 94 मिल गया, बच गया क्या वो देख लो, यहाँ पे 92 था, यहाँ पे 36 बचा है, तो कितना आना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर 92 माइनस का 36, 12 में से 6 गए बच गए 6, 8 में से 3 गए बच गए 5, तो 56 आएगा इधर। 56 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं आ गई, ये आ जाएगा 56 बेरियम 139, ये भी चेक कर लो सही है क्या, करो 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 94 प्लस 139, देखो एडिशन इक्वल है क्या, 3 प्लस 94 प्लस 139, 236 आ गया ना, इधर भी 236 है, ठीक है, मास नंबर भी क्या रह गया, कंजर्व रह गया, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द बीटा डीके, बीटा डीके जहां बोला हुआ हो इसको बीटा नेगेटिव डीके ही समझना है, ठीक है। बीटा डीके के अंदर क्या होता है, ए प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन क्या करता है, डीके हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डीके करके नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तुम्हें, डीके होके क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कौन दे सकता है, न्यूट्रॉन ही दे सकता है, ताकि यहाँ पे साथ में प्रोटॉन आ जाए, तो देखो ये ऑप्शन क्या है, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीके इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपली देखो तो 18 के अंदर, पर ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है, तो वो डीके नहीं होना चाहिए, पर इसमें डी ऑप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे कि ये है एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नहीं ये बात तो नहीं है, एन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इजेक्टेड, गलत, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ए प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डीके इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जा ही नहीं सकता, यहाँ पे फिर वो क्या लेके आएगा 2 प्रोटॉन, ये तो नहीं हो सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर डी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ZXA 0N1 2He4 3Li7 द टर्म X विल बी, क्या होगा टर्म X बताओ, मास नंबर कंजर्व कर दो, एटॉमिक नंबर कंजर्व कर दो, 3 और 2 5, ये 0 तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मास नंबर और देखो 4 और 7 11 करने हैं, 1 यहाँ गया तो इसके पास बच गया 10, तो 5 बी 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ गया, क्या करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर कंसीडर करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 में ऑप्शन नंबर ए कर दिया। नेक्स्ट देखो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 MeV एंड 7.0 MeV इफ टू ड्यूटेरियम न्यूक्ली फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एटम, द एनर्जी रिलीज्ड इज, देखो 1H2 ऐड होके क्या बना दिया, 2He4 बना दिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी दी गई है और इसकी भी दी गई है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 इंटू 1.1, 2 इंटू 1.1, इसमें 4 है तो 4 इंटू 7, एनर्जी रिलीज कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस का बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, तो 4 इंटू 7 माइनस का 2 2 4 हो गई 1.1, कितना आ जाएगा, एनर्जी रिलीज कह दो या फिर डेली कह दो या क्यू वैल्यू कह दो, कुछ भी कह लो, आंसर तो सेम ही आना, 28 माइनस 4.4 बचेगा 23.6 MeV, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए फ्रेशी प्रीपेड रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 4, टी हाफ तुम्हें गिवन है कितना, 4 आवर्स है, आवर्स लिखो, emit radiations of intensity which is 64 times of the safe level, कि सेफ लेवल से 64 टाइम है उसकी जो इंटेंसिटी क्या है 64 टाइम है, द मिनिमम आवर्स आफ्टर विच इट वुड बी सेफ टू वर्क, इंटेंसिटी इसकी सेफ लेवल से 64 गुना है, 64 टाइम्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक रेडियो एक्टिव डीके होके ये जो सैंपल है खुद का 1/64 भाग ना बच जाए, 1/16 पार्ट ना बच जाए खुद का, तब जाके क्या हो जाएगी, हमारे ये सेफ लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है,
इसका 1/16 हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या पता है, n इजिकल टू n नॉट, हाफ लाइफ वाला केस जब हो 1/2n, ये फॉर्मूला में लिखा है। n क्या होता है, टाइम, टोटल टाइम कितना है डिवाइड बाय टी ऑफ कितना है, तो निकाल दो। n क्या हो जाना चाहिए, n0/64 हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा n0 रहा, ये 1/2 की पावर n होगी, n0 से n0 गया, इसके कितनी, ये पावर कितनी होनी चाहिए n, करो 1/n करोगे इसका, तो तुम्हारे पास ये आएगा n इजिकल टू 6, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 2 की पावर 6 क्या होती है 64, तो n यहाँ पे क्या आ गया 64, n क्या आ गया 6 आ गया, n 6 आ गया, ये 6 है, t ऑफ कितना है 4 है, तो ये t आ गया, t कितना आ गया 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद ये अपने इनिशियल वैल्यू का कितना रह जाएगा, 64th पार्ट रह जाएगा, तो हमारा सेफ लेवल कहां पहुंच जाएगा, अभी 64 टाइम में 1/64 रहेगा तो 1 पे आ जाएगा, मतलब हमारा एग्जैक्ट लेवल कहां आ जाएगा, सेफ लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आवर्स बाद हमें काम करना स्टार्ट करना है, 24 आवर्स बाद, ऑप्शन नंबर ई आ गया। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, हाफ लाइफ कितना है, टी ऑफ कितना है 1600 ईयर्स है। The fraction of sample of radium that would remain after 6400 years is, the fraction of a sample of radium that would remain after 6400, ये कितना है तुम्हारे हाफ लाइफ का कितना टाइम है, t इज इक्वल टू n इंटू टी ऑफ, ये फॉर्मूला होता है ना, t कितना है 6400, n कितना है नहीं पता, t ऑफ कितना है 1600, तो n कितना आ गया 4, n 4 आ गया, तो कितना रह जाएगा n इज इक्वल टू n नोट 1/2 की पावर n, n कितना है तुम्हारे पास 4, 4 लगाओ इधर, क्या हो जाएगा 2 दूने 4, 4 चौके 16, तो n नोट बाय 16, तो कितना बच जाएगा इनिशियल पार्ट का 1/4 पार्ट, 1/16 पार्ट किधर गया, ऑप्शन नंबर 22 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, यही तो आ रहा है, पहले आधा होगा, फिर उसका और आधा होगा, फिर उसका और आधा होगा, फिर उसका और आधा होगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बन गया n इजिकल टू n नोट 1/2 की पावर n, n क्या है वहां पे t बाय टी ऑफ, t क्या है टोटल गिवन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरिंग ए नेगेटिव बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके तुम्हारा हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके तुम्हारे पास हो रहा है, इसके अंदर तुमको क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे निकलेगा, प्रोटॉन से तो निकलेगा नहीं, तो कहां से निकलेगा, न्यूट्रॉन से निकलेगा, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो बता दो कहां है, ए न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीके इमिटिंग ए इलेक्ट्रॉन, बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी ऑप्शन पढ़ के देखना, एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड कभी नहीं, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कभी नहीं, ए पार्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन कभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड मटेरियल बी हैज लैम्डा, डीके कांस्टेंट ए का कितना है 8 लैम्डा है और बी का कितना है लैम्डा है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्ली, एन इस एन नोट इसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्ली इसके लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है एन नोट, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्ली ऑफ मटेरियल बी टू दैट ए विल बी ई, बी और ए के बीच के जो रेशियो है न्यूक्ली का वो कितना हो जाना चाहिए, ई हो जाना चाहिए, इसको ई पुट कर दो, एन बी बाई एन ए कितना होगा एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, ये लो, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल थी ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, क्योंकि इसके लिए डी के कांस्टेंट क्या है लैम्डा है, इसके लिए कितना है 8 लैम्डा है। ठीक है, पुट कर दिया, सोल्व कर दो, एन नोट से एन नोट गया, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो कितना बनेगा ई की पावर 7 लैम्डा टी। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ द न्यूक्ली ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्ली ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी, देखो 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 एन बी बाई एन ए है, एन बी बाई एन ए वो ई होना चाहिए, एन बी कितना है इसके लिए डी के कांस्टेंट कितना लैम्डा है, तो ये कितना आएगा, ये ऐसे गलत लिख दिया मैंने है ना, इसको इरेज कर दो सारा, एन बी कितना है एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, डी का डी के कांस्टेंट कितना है लैम्डा, लैम्डा टी, इसका लैम्डा डी के कांस्टेंट कितना है 8 लैम्डा, तो 8 लैम्डा टी। अब देखो बात क्या, देखो इनका रेशियो ई है और बोला है इधर, देखो इधर बोला हुआ है दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्ली, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्ली नंबर क्या थे सेम थे, एन नोट से एन नोट गया, सोल्व करो क्या हो जाएगा ई की पावर 7 लैम्डा टी डिवाइड बाई ई, या 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू ई 1, इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर
पावर इक्वल कर दी दोनों की। टी क्या आ जाएगा यहाँ से 1/7 लैम्डा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर टी इज इक्वल टू 1/7 लैम्डा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास का है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है विच कैन पास थ्रू 20 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ स्टील। सबसे हाइयर पेनिट्रेटिंग जो है कौन है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, कौन सा, गामा, सबको पेनिट्रेट करेगा। अल्फा पार्टिकल तो स्टील की जगह से निकल ही नहीं सकता, तभी तो अल्फा पार्टिकल वो हुआ था, प्रयोग हुआ था तुम्हारा। ठीक है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग यही है, तो ऑप्शन में जब हाईएस्ट वाला दिखे तो बाकी को छेड़ना ही क्यों है, तो ये हो जाएगा, ये भी दोनों भी नहीं निकल सकते, गामा निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विद ए हाफ लाइफ ऑफ टी। हाफ लाइफ क्या है इसकी, टी है। डीके इनटू ए न्यूक्लियस बी, ए है वो जो किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस बी। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है, सारे के सारे एन नोट क्या है, ए है, बी क्या है तुम्हारा 0 है। एट सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस द नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए। बी से ए का रेशियो कितना है तुम्हारा किसी टाइम के ऊपर, 0.3 है। इसको सोल्व करके तुम्हें बताना है कि टी कितना होगा, क्या होगा, टी कितना होगा। देखो टाइम के साथ साथ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, और इसी के साथ साथ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बच गए इतने, तो डी के कितने हो लिए, एन नोट माइनस का ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, किसी टाइम टी के ऊपर। वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, एन नोट माइनस का एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी डिवाइड बाय एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.3। एन नोट से एन नोट गया, डिवाइड कर दो, इसके अंदर क्या बच जाएगा, ई की पावर लैम्डा टी -1 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, या ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 1.3, या फिर कह दो लैम्डा 2 इज इक्वल टू ln 1.3। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा और टी आप में रिलेशन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू ln 2 बाय टी आप, जिसको टी दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे, ln 2 बाय टी इंटू टी इज इक्वल टू ln 1.3। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ln 1.3 इंटू टी बाय ln 2। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, टी इज इक्वल टू ln 3, टी इज इक्वल टू ln 1.3, टी इज इक्वल टू टी इंटू ln 1.3 बाय ln 2। ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, इसमें क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ए था वो A1 में आ गया, A2 में आ गया, A3 में आ गया, A4 में आ गया। अल्फा डीके किया, बीटा डीके किया, गामा डीके किया, और अल्फा डीके फिर बीटा डीके फिर अल्फा डीके फिर से गामा डीके। इफ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, ठीक है, देन व्हाट आर द नंबर्स ऑफ A4। तो A4 के पास तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो 72 है, ए है और 180 है। ठीक है, दो अल्फा पार्टिकल डीके करवा दो, मतलब 2He4 निकल गया और फिर से 2He4 निकल गया, एक बीटा पार्टिकल निकल गया, ये निकल गया, एक गामा निकल गया, वो कुछ लेके जाता नहीं। तो A4 यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा अभी, इसके नंबर कितने आएंगे, एटॉमिक मास नंबर और ये वाला नंबर, कैलकुलेशन कर दो, 4 4 8, तो 180 से 8 गए, कितने बच गए, 172। हो गया क्वेश्चन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये वाले भी देख लो, इधर 72 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर -1 है, 2 और 2 4 -1 3, तो इससे 3 कम कर दो 69। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो नया बन गया A4 जो बन गया तुम्हारे पास, उसका मास नंबर तो हो जाएगा 172 और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास 214 AMU in free state decay to emit a alpha particle। A nucleus of mass 214 AMU in free state decay to emit an alpha particle। The kinetic energy of alpha particle emitted is 4.7 MeV। The recoil energy in MeV of the daughter nucleus is। देखो मेरी बात सुनो, एक न्यूक्लियस है, उसके लिए तुम्हारा मास नंबर क्या है, 214 है। ठीक है, ये डीके होगा, अल्फा पार्टिकल देगा और डॉटर न्यूक्लियस देगा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है, 6.7 है। ठीक है, इसको मैं कह दूं p²/2m, ये अल्फा। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
मोमेंटम तो इसका भी सेम होगा, तो पी स्क्वायर बाय 2m प्लस ये कौन सा होगा, डॉटर न्यूक्ली वाला होगा। इसका मास नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसका कितना हो जाएगा, 4 घटा दो 210 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, यही तो है काइनेटिक एनर्जी, या जितनी एनर्जी वो रिकॉइल होगा डॉटर न्यूक्ली। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2m अल्फा इंटू 6.7 डिवाइड बाई 2 इंटू एम ऑफ डी, 2 से 2 गया, एम ऑफ अल्फा कितना है 4, ये कितना है 6.7 डिवाइड बाई एम ऑफ डी कितना है, एम ऑफ डी कितना है, डॉटर न्यूक्ली का मास 201, कर दो कैलकुलेट, 6.7 इंटू 4 बाई 210, आंसर इज 0.127। इतनी एमईवी एनर्जी से वो डॉटर न्यूक्ली क्या होगा, पीछे की तरफ रिकॉइल होगा। ये रहा, देख लो डॉटर न्यूक्ली इतनी कम एनर्जी से पीछे गया है और हीलियम इतनी एनर्जी आगे भागा है, क्यों, क्योंकि हीलियम का मास क्या है, कम है। ठीक है, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा। तुम एक छोटा पत्थर दूर फेंक सकते हो या फिर बहुत बड़ा पत्थर दूर फेंक सकते हो, बहुत छोटा पत्थर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल एंड 2 पॉजिट्रॉन। एक न्यूक्लियस था तुम्हारे पास, जो भी था एक्स था, इसने क्या डीके कर दिए, 3 अल्फा पार्टिकल, 3 2He4 डीके कर दिए, प्लस 2 पॉजिट्रॉन, ये लो 2 पॉजिट्रॉन डीके करवा दिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन इन द फाइनल न्यूक्लियस, ये तुम्हारा फाइनल बच गया, फाइनल बच गया। पहले इसके लिख लो, एटॉमिक नंबर लिख दो और मास नंबर लिख दो, लिखो ये कितना गया, 4 3 12, तो ये गया, इधर 0 है तो 12 घटा दो, ये जितना भी था तुम्हारे पास, इसमें ए था इसमें जेड था, 4 3 12, 12 घटा दो तो ये कितना बचेगा, ए माइनस का 12। ये वाले नंबर 3 2 6 तो यहाँ गए और 2 यहाँ गए, 8 गए, तो इससे 8 घटा दो, जेड माइनस का 8, ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल न्यूक्लियस। इसमें क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ए जो इसका है उसमें से जेड घटा दो, इतना न्यूट्रॉन है, डिवाइड बाय प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जितने ये है, कर दो सोल्व, ए माइनस का जेड माइनस का 4 डिवाइड बाय जेड माइनस का 8, आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 29 में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पूछा था। टोटल एटॉमिक मास नंबर अगर ए है और उसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर तुम्हारा जेड है, मतलब प्रोटॉन नंबर जेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर जेड है, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाता है, ए माइनस का जेड। इसका ए कितना था, ए माइनस का 12, जेड कितना था, जेड माइनस का 8, तो न्यूट्रॉन नंबर कितने हो गए, ए माइनस का 12 माइनस का जेड माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस करके मैंने लिख दिया था 8 डिवाइड बाय प्रोटॉन नंबर जेड माइनस 8, रेशियो क्या आ गया, ए माइनस जेड माइनस का 4 डिवाइड बाय जेड माइनस का 8, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप X इज 20 इयर्स। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 20 इयर्स है। इट डीके टू अनदर एलिमेंट Y which is stable. The two element X and Y were found to be in the ratio of 1:7 in a sample of a given rock. The half life of a radioactive isotope X is 20 years. इसकी हाफ लाइफ कितनी है, T हाफ है। It decay to another element Y which is stable. ये Y में डीके हो गया। टू एलिमेंट X and Y were found to be ratio in 1:7, 1:7 में मिले, मतलब N of X और N of Y कितने में मिल गया तुम्हें, 1/7 में मिल गया। ठीक है, द एज ऑफ द रॉक इज एस्टिमेटेड टू, रॉक की एस्टिमेटेड एज क्या है, कैसे बताओगे, n इजिकल टू n नोट e टू पावर माइनस का लैम्डा t से बताओगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास मतलब अभी अवेलेबल कितना है, अभी अवेलेबल कितना है, n कितना अवेलेबल है और स्टार्ट में कितना था, ये चीज कैसे बताओगे, स्टार्ट में कितना था, ये है अभी वाला, ये है जो चेंज होके आ गया वो, मतलब टोटल कितना है, या फिर मैं कह दूं n0 कितना है, वो कैसे आएगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो तुम निकालो nx बाई nx प्लस ny, ये कितना आ जाएगा, nx तो 1 है ही, nx प्लस ny कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तुम्हें क्या देगा, नंबर ऑफ अवेलेबल कि अभी कितने हैं डीके होने के बाद, ये क्या देगा, अभी कितने हैं और डीके होके कितने वाई में आ गए, मतलब
टोटल कितने थे स्टार्ट के अंदर, वो वाला ये n नोट देगा, ये है तुम्हारा 1/8, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा ये सोल्व करने के बाद, हो सकता है तुम्हें इसमें डाउट रह जाए, सोल्व कर देंगे वो भी। n बाई एन नोट कितना आ गया, e टू पावर माइनस का लैम्डा टी, n बाई एन नोट की वैल्यू कितनी है 1/8 इजिकल टू e टू पावर टी लैम्डा टी। हाफ लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स हाफ लाइफ देती तो लैम्डा कितना आ जाएगा ln2/20, पुट करो 1/8 इजिकल टू e टू पावर माइनस ln2/20 इंटू का t, टेक ln बोथ साइड, ln1 माइनस का ln8 आ जाएगा, ln a बाई बी है ना ये, तो क्या हो जाता है ln a माइनस का ln b इजिकल टू ln लोगे तो e चला जाएगा, माइनस का ln2 डिवाइड बाई 20 इंटू टी, ln1 की वैल्यू 0, माइनस से माइनस गया, ln8 को क्या लिख सकते हो ln2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको ln2 डिवाइड बाई 20 इंटू टी, 3 क्या होता है आगे आ जाता है 3 ln2 इजिकल टू ln2 डिवाइड बाई 20 इंटू का टी, ln2 से ln2 गया, या t इजिकल टू क्या आ गया 20 इंटू का 3 इजिकल टू का 60, इजिकल टू का 60। ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी आ गया, इसमें क्या आ गया सी आ गया। दोबारा देखो एक क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, the half life of a radioactive substance X is 20 years, the half life of a radioactive substance X is 20 years, it decay to another element Y which is stable। ठीक है, हो क्या रहा है कि तुम्हारा X क्या कर रहा है डीके होकर किस में जा रहा है Y में जा रहा है। ठीक है, the two element X and Y were found to be in the ratio 1 and 7, nx by ny कितना दिया गया 1/7 दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि तुम्हारा जो टाइम के साथ x कितना हो रहा है n हो रहा है, ठीक है, और y कितना आ रहा है तुम्हारे पास, y कितना आ जाएगा जितना डीके हो जाएगा, डीके कितना होगा n नोट माइनस का n नोट e की पावर माइनस का लैम्डा टी, ये तुम्हारा y है। इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये कितना था n नोट e टू पावर माइनस का लैम्डा टी, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा n नोट आएगा। मतलब स्टार्ट में कितने थे, इनिशियली कितने थे, वो नंबर ऑफ पार्ट्स तुम्हें कैसे मिलेंगे जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे। तो मैंने क्या बनाया nx बाय nx प्लस ny बनाया, ये क्या देगा, ये तो करंटली कितने अवेलेबल है, x क्या है करंटली कितने अवेलेबल है n, स्टार्ट में कितने थे दोनों का ऐड होके n नोट आएगा, ये 1 था ये 7 था, तो ये तो 1 आ गया, और ये दोनों ऐड होके कितने आ गए 8 आ गए। इसको सोल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास t इक्वल टू 60 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, चेक आउट न्यू क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज गिवन 1s2 plus 1s2 change into 2he3 plus 0n1 plus q, if 2 moles of deuterium are fused then the total energy released। देखो 2 मोल ड्यूटेरियम जाएंगे तो 1 मोल तो इधर गया 1 मोल इधर गया, कितना मिल जाएगा 1 मोल ये मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कितनी मिलेगी, अगर 2 एटम यूज करोगे तो q एनर्जी मिलेगी, 2 एटम यूज होंगे तो कितनी एनर्जी मिली q एनर्जी मिली, अगर 1 एटम यूज करेंगे ओनली तो मिलेगी q/2, 2 मोल यूज करोगे मतलब कितने एटम होते हैं 2 के अंदर, 2 मोल के अंदर 2 × 6.023 × 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, तो 2 × 6.023 × 23 एटम करोगे तो कितनी एनर्जी मिल जाएगी q/2 × 2 × 6.023 × 10⁻23, 2 से 2 गया कितना मिल गया q × 6 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी मिल गया। ठीक है, 2 मोल आने थे, 1 मोल इधर जाएगा 1 मोल इधर जाएगा, मिलेगी, अगर 4 मोल होते तो 2 × अवोगाद्रो नंबर इंटू क्यू, अगर 1 मोल होता तो 0.5 × ए, मतलब जितना मोल यूज ले रहे हो उससे हाफ इससे मल्टीप्लाई कर देना, इधर 2 मोल यूज ले रहे हो तो 1 मोल के इक्वल अवोगाद्रो नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 एटम तुम्हें क्या कर रहे हैं क्यू एनर्जी दे रहे हैं, तो 2 मोल एटम या फिर 2 × 6 × 10⁻23 एटम कितनी क्यू देंगे q × 10⁻23 × 6, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 एटम मिल रहे हैं तो इतनी मिल रही है। ठीक है, 1 एटम से मिलती तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियस डीके टू बीटा पॉजिटिव इमिशन बाय फॉलोड बाय गामा इमिशन, इन न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है बीटा पॉजिटिव इमिशन कर रहा है, पॉजिट्रॉन निकाल दो साथ में न्यूट्रिनो निकाल दो प्लस गामा इमिशन एक गामा निकाल दो, if the atomic and mass number of the parent nucleus are Z and A, parent के कितने हैं Z है और A है, the corresponding numbers of the daughter nuclei respectively, daughter nuclei के कितने हो जाएंगे
कंजर्व कर दो, 1 इधर आ गया तो इधर कितना रह जाएगा, जेड माइनस का 1, ये 0 ही है तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो एक आई रह गया, तो क्या हो बोलोगे, जेड माइनस 1 और ए, जेड माइनस 1 और ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 32 में क्या है, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारे पास। 33 ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट 90x238 डीके इनटू 83y222 द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड आर। देखो बीटा पार्टिकल मास लेके नहीं जाता, सबसे पहले तो ये याद रखना, 238 जा रहा है, ये y के अंदर आ रहा है तुम्हारा 83 222। चेकआउट कि इसके अंदर मास कितना लॉस हुआ है। मास देखो 18 माइनस 2 या 38 माइनस का 22 कितने हो गए, 16। 16 मास इसका लॉस हुआ है। 16 मास कैसे जा सकता है, अल्फा पार्टिकल से जा सकता है, तो 2He4। 16 जाना है तो ये कितने जाने पड़ेंगे अल्फा पार्टिकल, 4 जाने पड़ेंगे। तो ये कितना गया, 8 गया। ये कितने गए, 8 गए। इसमें तो 7 ही जा रहे हैं, तो बीटा पार्टिकल कितना आएगा, सिर्फ 1। अब देखो कैलकुलेशन सही है क्या, 83 टू 85, 83 और 8 91 माइनस का 91, 83 और 8 91, 91 माइनस 1 90, तो कंजर्वेशन हो गया ना। यहाँ पे कैसे चेक किया, मास कितना लॉस हुआ था, 16। 16 कैसे मिलेगा, 2He4 अल्फा पार्टिकल 4 निकलेंगे तो मास कंजर्व हो जाएगा, तो 4 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए। अब देखो इनका कंजर्वेशन लगाओ, 83 और ये हो गया 8 91, इधर 90 है तो इससे इधर क्या निकालना चाहिए, बीटा पार्टिकल निकालना चाहिए, और एंटी न्यूट्रिनो निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल कितना होंगे, 1 होगा। कितना, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a radioactive sample at any instant has its disintegration rate 5000 disintegration per minute. After 5 minutes the rate is 520 disintegration per minute. Then the decay constant per minute is, निकाल दो, एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू r नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, जिसको तुम a इज इक्वल टू a नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी भी पढ़ते हो, दोनों एक ही बात है। पहले क्या थी, स्टार्ट के अंदर 5000 थी, बाद में क्या होगी 1250 ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, डी के कांस्टेंट निकाल दो। आफ्टर 5 मिनट बोला है, टी की वैल्यू 5 बोल रखी है, टी की वैल्यू पुट कर दो 5, कर दो सोल्व, कितना आएगा 4, 1/4 इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस का लैम्डा 5। टेक ln बोथ साइड, ln 1 माइनस का ln 4 इज इक्वल टू, ये ln जाएगा तो माइनस का लैम्डा इंटू 5, इसकी वैल्यू 0, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 इज इक्वल, तुम्हारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू ln 4/5। ln 4 की वैल्यू क्या होती है, ln 2 की पावर 2, 5 2 आगे आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 ln 2 डिवाइड बाय 5, 5 का 2 में डिवाइड, 0.4 ln 2। ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास क्या आ गया, बी आ गया। 34 क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए न्यूक्लियस विद z इज इक्वल टू 92 emits the following in a sequence: अल्फा बीटा माइनस अल्फा 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 बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, देन द z ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। z देखो, z को क्या करता है, अल्फा जाएगा तो क्या हो गया, 2 घट गया, बीटा नेगेटिव आया तो एक ऐड हो गया, ठीक है, उसके नीचे माइनस है, उसको कैंसिल करने के लिए प्लस का 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 हो जाएगा। बीटा माइनस आया तो प्लस 1, अल्फा आया तो -2, 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 बीटा माइनस आया तो प्लस का 1, बीटा माइनस आया तो प्लस का 1, अल्फा आया तो माइनस का 2, बीटा प्लस आया तो माइनस का 1, बीटा प्लस आया तो माइनस का 1, अल्फा आया तो माइनस का 2, कर दो सोल्व। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, -18 करने हैं प्लस 4 करने हैं, मतलब -14 करने हैं, तो 92 माइनस का 14 78 बच गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 35 में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, या इसको ऐसे भी याद रखो, 92 माइनस का अल्फा पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 तो ऐसे घटा दो, बीटा पॉजिटिव बीटा माइनस कैंसिल कर दो, क्योंकि ये क्या करेगा, घटाएगा, ये बढ़ाएगा, तो ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो -2 बीटा माइनस है मतलब बढ़ाएंगे, तो +2 कर दो, कितने हो गए 92 माइनस का 14, आंसर क्या आ गया 78 जेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी R नॉट इन 9 ईयर्स, R इज इक्वल टू R नॉट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी। इनिशियल का कितना हो गए 1/3 हो गए, कितने हो गए R नॉट बाई 3 हो गए, कितने टाइम के अंदर 9 ईयर्स के अंदर। एक्टिविटी
आफ्टर फर्दर 9 years इट्स एक्टिविटी विल बी। ठीक है, पहले लैम्डा निकाल लो, इससे निकाल लोगे कितना आ गया तुम्हारे पास, e टू पावर माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। इसको इतना ही पढ़ने दो, तुम्हें क्या चाहिए, नया r चाहिए, r नोट e टू पावर माइनस का लैम्डा। इस बार 9 नहीं है, फर्दर 9 और पूछा है, 9 9 18, इधर क्या आ जाएगा 18, या इसको लिख दो r नोट e टू पावर माइनस लैम्डा 9, इसकी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये जाके इधर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 18, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, तो कितना आ जाएगा r नोट 1/3 की पावर 2 r नोट बाय 9, कितना हो जाएगा ये, फर्दर एक्टिविटी कितनी हो जाएगी 9 साल बाद, r नोट बाय 9। तो 36 में क्या आ गया तुम्हारे पास, c आ गया, क्या आ गया, c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 40 years, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। पहली बात तो हाफ लाइफ दे रखी है, तो डीके कांस्टेंट निकालो, क्या होता है ln2 बाय हाफ लाइफ, निकालो ln2 कितना होता है 0.693 बाय 40, मतलब 0.017, ये होता है डीके कांस्टेंट। कौन सा है, ये रहा, तो आंसर तो तुम्हारा यही हो गया। ठीक है, डीके कांस्टेंट का। तो अब बात करी जाए 40 वर्ष अर्धायु है, ठीक है, कितने टाइम के बाद अपना 1/4 रह जाएगा, फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो आधा रह जाएगा, दूसरी हाफ आयु और आएगी तो क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। कितनी हाफ आयु लग गई, पहली 40 लगी थी, दूसरी और 40 लग गई, तो कितने साल बाद रह जाएगा 80 ईयर्स बाद। या फिर ऐसे कैलकुलेट करना तो ऐसे कर लो, n नोट 1/2 की पावर n, कितना रहना चाहिए, चौथाई रहना चाहिए, कर दो चौथाई, n नोट से n नोट गया, इसकी पावर n कितना होना चाहिए 1/4 होने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, n इक्वल टू 2 आ गया, तो निकाल लो। तुम्हारे पास t हाफ क्या होता है, t हाफ क्या होगा, t हाफ इंटू n करते हो तो t आना चाहिए, तो t हाफ तुम्हारे पास है ही, तो t क्या आ जाएगा, t हाफ कितना है 40 इंटू 2, t कितना हो जाएगा 80 ईयर्स बाद ये क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ गया, c आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्लीट तुम्हारे पास 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें कोई डाउट रहा होगा, इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तुम डिस्कशन ग्रुप में बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।